हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमारी नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भी जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। मौलिक अधिकारों का कंसेप्ट भारतीय संविधान में हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका में 1215 में वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए जिनको मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। इसलिए भारतीय संविधान में हमने मौलिक अधिकार रखे हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले इनकी संख्या 7 थी। 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार से हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है। DSPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में जोड़ा है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अलग अलग सिद्धांतों के अंदर बांटा गया है, जैसे कि समाजवादी सिद्धांत। राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में अनेक ऐसे आर्टिकल हैं जो कि समाजवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, समाजवादी सिद्धांत को डिफाइन करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। ये सारे के सारे अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित भी अनेक आर्टिकल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में है। अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48 गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है, गांधीवादी सिद्धांत को प्रकट करते हैं। उदारवादी सिद्धांत अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 उदारवादी सिद्धांत को प्रकट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित अनुच्छेद। इस प्रकार से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में मूल कर्तव्यों का जिक्र आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र आता है। मूल कर्तव्यों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51 अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ आपको मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। मूल कर्तव्यों का कंसेप्ट भारतीय संविधान में सोवियत संघ से लिया है, रशिया से लिया है। हालांकि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, यानी कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उस समय मूल कर्तव्यों का कोई स्थान भारतीय संविधान में नहीं था, बल्कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए हैं, संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। सरदार सवन सिंह कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। सरदार सवन सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों को रिकमेंड किया कि मूल कर्तव्यों की संख्या को 8 होनी चाहिए, लेकिन उस समय भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51 में है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा
से संबंधित माता पिता का जो कर्तव्य है उससे संबंधित है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? संविधान का पालन करना, उसका सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। उच्च आदर्शों का सम्मान करना, हमारे जो भी उच्च आदर्श है, जिन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ी है, उन सभी उच्च आदर्शों का हमें सम्मान करना चाहिए। प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता बनाए रखने में भारत की मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे हमें क्या है, तत्पर रहना चाहिए, ये भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। सामूहिक भाईचारे की भावना को बढ़ाना, आपस में एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना जो है वो बढ़ाना, ये भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। इसी के साथ साथ संस्कृति की परंपरा का सम्मान करना, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका सम्मान करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। जंगल, झील, नदी सहित प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना, जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाना, झीलों के पानी को प्रदूषित नहीं करना है, नदी के पानी को प्रदूषित नहीं करना, और बल्कि प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने का जो कर्तव्य है, ये भी हमारा क्या है, मूल कर्तव्य है। इसी के साथ साथ वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार से संबंधित भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो नई नई खोज भारत के संदर्भ में करते रहें। जन संपत्ति को सुरक्षित रखना, हम जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाना, ये भी भारतीय नागरिकों का क्या है, मूल कर्तव्य है। इसी के साथ साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रयत्न करना भी भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि वो पर्सनल और ग्रुप बनाकर भी क्या है, हर फील्ड के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर क्या है, देश की सेवा में, देश के लिए क्या है, अपने आप को लगाए। इसी के साथ साथ 11 मौलिक कर्तव्य, माता पिता द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित अवसरों की जो व्यवस्था है, ये भी क्या है, प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य है। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। मूल कर्तव्यों के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कंसेप्ट है और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, किसी राज घराने के कंट्रोल में नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति के, किसी बाहरी शक्ति के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है, डिसीजन देती है, वो स्वतंत्र होकर देती है, इंडिपेंडेंट होकर देती है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि न्यायपालिका अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके अनेक कारण हैं। कार्यावधि, न्यायपालिका से संबंधित जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी कार्यावधि भी काफ़ी लंबी होती है, 65 साल की उम्र तक उन पद पर क्या है, बने रहते हैं। इस प्रकार से भी न्यायपालिका अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, उनको पहले या शॉर्ट टर्म में क्या है, अपने पद से हटने का डर भी नहीं रहता। न्यायपालिका अपने आप में इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र है। इसी के साथ साथ उनका जो वेतन है, उनकी जो सैलरी है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस प्रकार से भी इस कंसेप्ट के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका बहुत ज़्यादा क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ साथ जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, हाई रखी गई है, उच्च योग्यता उनकी होती है। इस आधार पर भी न्यायपालिका अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। नियुक्ति का कंसेप्ट भी इनका क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, कठोर प्रक्रिया है। बाकायदा एक डिसीजन, एक प्रक्रिया के द्वारा, एक कॉलेजियम के द्वारा क्या है, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से भी न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसी के अलावा जो न्यायाधीश हैं वो अब अपना पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ भी लेते हैं, संविधान के समक्ष शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में प्रस्तावना का भी जिक्र आता है। भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है। हर देश जिसका अपना संविधान है उसकी एक प्रस्तावना होती है, क्योंकि प्रस्तावना के बिना भारतीय संविधान की जो सजावट हम कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन हम कह सकते हैं कि जो साज श्रृंगार है वो नहीं होता। तो इसलिए हर देश के संविधान के साज श्रृंगार के लिए प्रस्तावना का होना जरूरी है, अनिवार्य है। भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना है। ये कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
अब तक केवल एक बार संशोधन हो चुका है। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। उसमें अनेक शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी भी की है। ठाकुर भार्गवदास ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा कि ये संविधान का बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संविधान का अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण पार्ट है तो वो भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। इसी के साथ साथ ठाकुरदास भार्गव का कहना है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। के.एम. मुंशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। भारतीय संविधान की कोई जन्म कुंडली है तो वो क्या है, प्रस्तावना है। इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना भी भारतीय संविधान की एक क्या है, मुख्य विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमारे यहाँ सभी राज्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि आर्टिकल 1 अनुच्छेद जो हमारा पहला अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 है, जो स्पष्ट कर देता है। आर्टिकल 1 कहता है कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह क्या है, राज्यों का संघ है। यहाँ किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, बल्कि सभी राज्य आपस में संघ के रूप में रहेंगे, अलग नहीं होंगे। क्योंकि अगर अलग हो जाएंगे तो इससे क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान का निर्माण करते समय जो महानुभाव थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस प्रकार का कंसेप्ट डाला कि राज्य अलग नहीं हो सकते। तो ये भी भारतीय संविधान की क्या है कि विशेषता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ SC और ST के जो सदस्य हैं उनके लिए भी विशेष प्रोविज़न किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रोविज़न भारतीय संविधान में किया गया है। लोकसभा में SC के सदस्यों के लिए 84 सीट आरक्षित है। ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान भी भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसके अलावा पंचायतों में, नगर पालिका में भी क्या है, SC और ST के लिए स्थान आरक्षित हैं। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो कि 18 साल का है, 18 वर्ष की उम्र पूरा करने वाला व्यक्ति, चाहे वो महिला है पुरुष है, बिना किसी लिंग, जन्म स्थान भेद के, धर्म के भेद के वोट डाल सकता है, वोट का प्रयोग कर सकता है। तो वर्तमान में 18 साल का व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी है। पहले यह उम्र 21 वर्ष थी, इसको 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है 61वें संशोधन 1979 के द्वारा। तो इस प्रकार से सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि जो व्यक्ति 18 साल का है उसे वोट डालने का अधिकार है, बस शर्त कि उसका वोट बना हुआ हो। पहले यह उम्र 21 वर्ष थी, इसको 61वें संशोधन के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। हम सब भारत के नागरिक हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर इंडियन, हम भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। और इसी के साथ साथ सभी राज्यों का एक संविधान है, किसी भी राज्य का अलग संविधान नहीं है। एकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये भी भारतीय संविधान में हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा। इसी के साथ साथ आपातकाल की व्यवस्था, ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि आपातकाल का जिक्र, इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। इमरजेंसी भाग 18
अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपातकाल का जिक्र किया गया है। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि जब भी राष्ट्रपति को आभास हो कि सामान्य परिस्थितियाँ नहीं है, युद्ध, भारी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण संकट उत्पन्न होने वाला है, या देश की संवैधानिक मशीनरी असफल होने वाली है, या वित्तीय आपात होने वाला है, देश में मंदी आने वाली है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इसी के साथ साथ भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा भारतीय संविधान में वर्तमान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है। यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है।